ठीक है, तो ये एक नया चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें थ्योरी भी कुछ होती हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं। एक बड़ा फेमस इक्वेशन होता है PV = nRT। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं डायमेंशन फार्मूला के फिजिक्स में, और एक क्वेश्चन इसी में आएगा वैन डेर वाल इक्वेशन एक आता है, एक नंबर का क्वेश्चन, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं फिजिक्स के डायमेंशन फार्मूला के। ठीक, तो वो दोनों इक्वेशन यहाँ के हैं, यहाँ पर पढ़ने हैं हम लोगों को दोनों इक्वेशन के बारे में तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। तो जैसा कि देखते हैं मैटर, यानी कि मैटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पदार्थ। तो कोई भी पदार्थ जो होता है उसके कितने स्टेट पॉसिबल हैं, उसके कितने स्टेट पॉसिबल हैं। तो हम लोग कहते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम लोग जनरली बात की जाए तो मेनली 3 स्टेट होते हैं जो हम लोग नॉर्मल जानते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट हम लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 और स्टेट भी होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोर-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, प्लाज्मा और बोर-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये दोनों स्टेट मतलब इसका पहली बार जिक्र किया जाता है क्लास 9th में। क्लास 9th में इसको NCERT की बुक में बताया गया है, सबसे चैप्टर के सबसे लास्ट में अगर देखोगे वहाँ पीला कलर का बॉक्स बना करके उस बॉक्स में लिखा गया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो समझ में वहाँ पे नहीं आता है। वहाँ पे क्या, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है लड़कों को, अगर बताया ना जाए तो अधिकतर तो टीचर को नहीं समझ में आता है तो क्या ही बताएगा। तो स्टेट ऑफ मैटर में क्या है, 3 स्टेट होते हैं। तो हम तीनों स्टेट के बारे में सबसे स्टार्टिंग में बात करेंगे। एक सॉलिड, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो सॉलिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये रिजिड होते हैं। कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, यानी कि ऐसे समझना है हमको कि इनके बीच के जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसके जो पार्टिकल होंगे वो एकदम पास पास में होंगे। ठीक है, एकदम पास पास में होंगे तो वो जल्दी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। ठीक है, तो वहाँ से उनको रिजिडिटी मिल जाएगी, वहाँ से उनको क्या मिल गया? रिजिडिटी। अब अगर सॉलिड का देखें तो इसका एक फिक्स शेप होता है, इसका एक फिक्स शेप होता है। ठीक है ना, और इसका एक फिक्स वॉल्यूम भी होता है, इसका एक फिक्स वॉल्यूम भी होता है यानी कि सॉलिड का जो है फिक्स शेप भी होगा और फिक्स वॉल्यूम भी होगा, ये दोनों चीज़ें इसकी फिक्स होती हैं। लेकिन अगर वहीं लिक्विड की हम लोग बात करें तो इसका फिक्स शेप तो नहीं होगा, इसका फिक्स शेप तो नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम इसका भी फिक्स होगा, वॉल्यूम इसका भी फिक्स होगा। लेकिन अगर गैस की बात करें तो कुछ भी फिक्स नहीं होगा, ना वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है। इस बात को जरा और ध्यान से समझते हैं, क्या मतलब है इस फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम का। जैसे कि सॉलिड में एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि फिक्स शेप है, यानी कि अगर ये मार्कर इस शेप का है तो ये हमेशा इसी शेप का रहेगा। ठीक है, इसको गिलास में डालेंगे तो भी ये इसी शेप का रहेगा, अभी यहाँ रखें तो भी इसी शेप का है, या कहीं और रख देंगे तो भी ये इसी शेप का रहेगा। फिक्स शेप है, वॉल्यूम भी फिक्स है, यानी अगर मार्कर का कोई वॉल्यूम है तो वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। ठीक है, चाहे इसको कहीं भी रख दे। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये रिजिड है। ठीक है ना। अब दूसरी अगर बात करें कि लिक्विड की, तो इसका शेप फिक्स नहीं होता, यानी कि अगर हम मान लो पानी लेते हैं तो अगर हम पानी को ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, भगोने में रखेंगे भगोने का शेप ले लेगा, बाल्टी में रखें बाल्टी का शेप ले लिया। ठीक, यानी कि इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स है, वॉल्यूम इसका फिक्स है। मतलब कि अगर हमने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी लिया है तो उसको अगर ग्लास में रखेंगे तो भी वो 1 लीटर पानी ही रहेगा, बाल्टी में डालेंगे तब भी वो 1 ही लीटर पानी रहेगा। ऐसा नहीं कि बाल्टी में डालते 10 लीटर पानी हो गया। ठीक, तो यानी कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। तो किसी भी लिक्विड का हम लोग देखते हैं कि शेप फिक्स नहीं होता पर वॉल्यूम हमें फिक्स दिखेगा। और अगर वही बात करेंगे गैस की, तो ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। कहने का मतलब ये है इसका रीजन क्या होता है कि इसका शेप क्यों नहीं फिक्स है? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर है। और वॉल्यूम क्यों नहीं फिक्स है? उसका भी रीजन ये है कि पार्टिकल इतने ज़्यादा दूर दूर होते हैं कि ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। यानी कि अगर हम लोग मान लो 1 लीटर के कंटेनर में कोई गैस रखे हुए हैं, ठीक है, 1 लीटर कंटेनर में हमने कोई गैस नॉर्मली भर दी है। ठीक, तो उस गैस को अगर हम लोग चाहें तो थोड़ा सा कंप्रेस करके आधा लीटर भी बना सकते हैं। ठीक, उसी गैस को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें तो 1.5 लीटर भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अब दूसरी चीज़ें हम लोग थोड़ा पढ़ लें, जो हमने बात किया प्लाज्मा। ठीक है, हमने देखा प्लाज्मा और दूसरा होता है बोर-आइंस्टीन
बोर आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा और बोर आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? प्लाज्मा, प्लाज्मा एक्चुअली ये होता है कि जैसे अगर मान लो हम लोग किसी भी गैस को ले लें, किसी भी गैस को ले लें, एकदम ध्यान से समझना इस चीज़ को, गैस और प्लाज्मा में बहुत थोड़ा सा ही फर्क होगा। किसी भी गैस को लेकर के हम लोग बहुत ही हाई टेम्परेचर वाले एरिया में उसके पार्टिकल्स को मूव करा दें, ठीक है, प्रोजेक्ट कर दें एकदम अधिक वेलोसिटी से। किसी भी हमने गैस को लिया, गैस के पार्टिकल को हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर वाले एरिया, हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे प्रोजेक्ट कर दिया। तो जैसे ही हम लोग हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे उसे प्रोजेक्ट करेंगे, गैस का पार्टिकल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को फेंक देगा बाहर, ठीक, अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर गए, हम लोग बहुत बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर जाते हैं तुरंत आयन बन जाता है, आयन का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, ठीक है ना। तो होगा क्या कि वो आयन बन गया ना, अब वो आयन होने की वजह से, चूंकि वो एक डायरेक्शन में जा रहा है और वो आयन है, ठीक है, आयन होने की वजह से उसके पास प्रॉपर्टी आ गई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने की, आ गई ना। तो गैस और प्लाज्मा में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, गैस और प्लाज्मा में सिर्फ इतना ही फर्क है कि गैस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकती, ठीक है। अगर एक वायर मान लो 440 वोल्ट का वायर है, अगर यहाँ पर ऐसे लटका हुआ है तो ऐसा नहीं होगा कि उस वायर से करंट तुमको वहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो वो करंट तुम्हें तब लगेगा जब तुम उसके मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में आओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में आओगे, तब लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक, क्योंकि गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकती। लेकिन वहीं पर प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा लेता है। उसका रीज़न ये है कि वो भी गैस के पार्टिकल था, गैस का पार्टिकल था, लेकिन हाई टेम्परेचर वाले एरिया में प्रोजेक्ट करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उसके निकल जाते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसकी वजह से आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो एक चीज़ और याद रखना है कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी प्लाज्मा के ऊपर कोई चार्ज होता होगा, प्लाज्मा के ऊपर कोई चार्ज होता होगा, लेकिन प्लाज्मा जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आयन तो है इसके पास पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे NaCl अगर एक एग्जांपल लें, Na+ और Cl-, तो आयन तो हैं पर अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वैसे ही ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है और ये नहीं करा पाएगा। इतनी बात समझ में आई। बोर आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है कि इन्होंने, आइंस्टीन ने एक स्टेटमेंट दिया था, आइंस्टीन ने एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने क्या बताया था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस, एक तरीके से कर सकते हैं, अभी पॉसिबल नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। इन्होंने कहा था कि हम किसी भी मैटर को ले लें या किसी भी एटम को ले लें, ठीक है, उस एटम को हम लोग क्या करते हैं, या किसी भी सॉलिड को ले लें या किसी भी चीज़ को मतलब ना ले लें, और उसको हम लोग क्या करें, एकदम एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ले जाएं। याद रखना इस वाले में क्या हुआ था, हाई टेम्परेचर पे काम कराए थे, यहाँ इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, ठीक है, बहुत लो। तो जैसे ही हम लोग बहुत लो टेम्परेचर पे लेते हैं, यानी एब्सोल्यूट जीरो पे, ठीक है, अगर हम लोग एकदम लो टेम्परेचर पे लेते जाते हैं तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल हैं ये सारे के सारे पार्टिकल एक लाइन में फ्लो करना शुरू करेंगे, सारे पार्टिकल एक लाइन में फ्लो करना शुरू कर देंगे। जबकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जो एटम्स होते हैं किसी भी मैटर में, जो एटम्स होते हैं अगर वो मूव करते हैं तो वो एक लाइन में बेसिकली नहीं मूव करते हैं, ठीक है, वो रेंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक। लेकिन अगर ये एक लाइन में मूव करना शुरू कर देंगे, कब, जब हम इनको बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, यानी एब्सोल्यूट जीरो पे। हम नियर अबाउट एब्सोल्यूट जीरो पहुंच चुके हैं, पर एब्सोल्यूट जीरो तक अभी हम नहीं करा पाए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी एटम को लेकर के, यानी किसी भी मैटर को लेकर के अगर हम लोग एब्सोल्यूट जीरो पर उसे ठंडा कर दें, एब्सोल्यूट जीरो तक उसे कोल्ड करें, कोल्ड टेम्परेचर पे रखें, तो उसके जो एटम्स होंगे, उस मैटर के जो एटम्स होंगे वो सबके सब एकदम एक लाइन में फ्लो करेंगे, ठीक। वो एक लाइन में फ्लो करने का मतलब क्या है, जैसे लेजर लाइट देखा होगा, लेजर लाइट में जो लाइट होती है वो एक ही डायरेक्शन में, सारी लाइट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक। ठीक वैसा ही यहाँ पर कुछ बन जाएगा। उसी को उन्होंने पांचवा मैटर बोला था, उसी को उन्होंने पांचवा मैटर बोला था, यानी कि इन सबसे अलग है। इन सब में क्या था कि पार्टिकल्स जो थे वो रेंडमली मूव करते हैं, लेकिन बोर आइंस्टीन कंडेंसेट में पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसको पांचवा स्टेट नाम दिया गया था, ठीक है ना। तो ये दोनों थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इनके बारे में बता दिया हूँ, पर यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, या बहुत रेयरली कभी पूछा गया होगा तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए हुए हैं। हाँ, ये तीन चीज़ें मेनली याद रखनी है हमको, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। अब इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों को मेनली गैस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में?
गैस के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लिक्विड के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट में सोल्यूशन वगैरह पढ़ चुके हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगला मतलब 12th क्लास में सोल्यूशन एक चैप्टर आएगा, वो वहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो गैस जो है वो मेनली हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है गैस के बारे में, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई। तो मेनली हम लोगों को सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही जानना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लो गैसियस स्टेट। तो गैस के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिख लो कि गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। गैस या गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, लिख लेना। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये हाईली कंप्रेसिबल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि गैसेज एग्जर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैसेज एग्जर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। exert equal pressure in all direction, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि गैसेस हैव लोअर डेंसिटी, ठीक है। तो गैसेस की जो डेंसिटी होती है ना वो कम होती है। गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, मतलब सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। चलो दे रहे हैं अभी ना, पढ़ा लेते हैं, दे रहे हैं। जाना है क्या? ठीक है, गैसेस की डेंसिटी कम होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट यही वाला है जो हमने लिखवाया है, ठीक है, कि द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैस इज नॉट फिक्स्ड। द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैस इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है उसको समझा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। गैसेस जो होती हैं वो किसी के भी साथ किसी भी प्रोपोर्शन में कंप्लीटली मिक्स हो सकती हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग लिक्विड को जब मिलाते हैं वहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि पोलर में मिलाएंगे, नॉन पोलर में मिलाएंगे, लेकिन गैसेस के साथ ऐसा नहीं है। गैसेस सबके साथ मिलजुल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है बस, ठीक है। तो अगर वहाँ गैसियस स्टेट के सारे पॉइंट हमको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, तो अब गैसियस स्टेट में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम लोग को पहला लॉ पढ़ना है बॉयल्स लॉ, ठीक है। क्या पढ़ना है हमको? बॉयल्स लॉ। ये एक्चुअली प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताएगा हमें। ये लॉ क्या बताएगा? रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप बताएगा। बहुत बढ़िया लॉ है, बहुत सिंपल लॉ है, ठीक है। इधर के पॉइंट बहुत सिंपल हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। और एक चीज़ अगर पता चल गई ना तो उसके बाद एक के बाद एक सब कुछ पता चल जाएगा। इसके न्यूमेरिकल भी महा सिंपल आते हैं, ठीक। एकदम अगर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिए तो सब लगा लोगे। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। कि बॉयल्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर मान लो टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट ले लें, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट ले लें, और कुछ भी कांस्टेंट करना है क्या? बिल्कुल एक चीज़ और कांस्टेंट करनी है कि वो गैस का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। यानी टेम्परेचर कांस्टेंट लिए और गैस का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट ले लिए, यानी अमाउंट जो है वो इक्वल है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो गैस का प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, वॉल्यूम के, ठीक है। हमने क्या बोला? कोई भी गैस हो जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। और हमने क्या किया? फिजिकल कंडीशन में तो प्रेशर भी आता है, लेकिन प्रेशर को नहीं रखे हैं, ठीक है। क्या कांस्टेंट रखे हैं? टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। तो यही हमको याद रखना है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स्ड अमाउंट कहा ना, यानी अमाउंट भी हमने एक तरीके से कहा जाए तो कुछ देर के लिए कांस्टेंट रख लिया है, ठीक। तो हमको याद रखना है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। अब जरा ध्यान से इस बात को समझते हैं, ठीक है ना। ये सब तो अंग्रेजी की बातें हैं, इसको कैसे समझेंगे हम लोग? मान लो हम लोग एक कंटेनर लिए, ठीक है, एक हम लोग ऐसे कंटेनर लेते हैं और इसके ऊपर ऐसे पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगा दिए? पिस्टन। किसको? कंटेनर को। हाँ, तो पिस्टन लगा के बंद कर दिया। अब इसमें मान लो गैस है,
क्या है? गैस। बोले बंद कर दिया, हमको लगा वीडियो हुआ बंद कर दिया क्या मेरा। तो ये कंटेनर बंद हुआ, ठीक है, ये कंटेनर बंद हुआ। ये पिस्टन है, ये ऐसे बना हुआ है, इसको चाहो इसी से हाथ से इसे पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये भी ये गैस के मॉलिक्यूल इसमें भरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। अब इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, हम लोग वो वॉल्यूम मान लिए V1। क्या मान लिए? V1। अब देखो अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये नीचे जाएगा। अगर इस यहाँ पर हम लोग ऐसे प्रेशर बढ़ा दें, अगर यहाँ पर हम लोग प्रेशर बढ़ा दें, ध्यान से समझते हैं हम लोग, कई तरीके से समझाऊंगा। अगर प्रेशर बढ़ा दें ये नीचे जाएगा, बहुत सिंपल तरीका भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक इमेज तैयार करने के लिए बता रहा हूँ बस। अगर प्रेशर बढ़ा दें तो ये नीचे जाएगा, और जैसे ही ये नीचे जाएगा वॉल्यूम घटेगा कि नहीं घटेगा? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure of a fixed amount of gas, the pressure of fixed amount of gas, the pressure of fixed amount of gas is inversely proportional to its volume, is inversely proportional to its volume। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, इधर ध्यान से देखना। अभी तक देखो हमने तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज बना होगा उसको ध्यान से देखते हैं। देखो हमने क्या बोला कि हमने इस पे प्रेशर बढ़ाया था, ये जो हमने प्रेशर लगाया वो बाहर से लगाया ना, यानी कि ये एक्सटर्नल प्रेशर लगा है, ठीक, एक्सटर्नल प्रेशर लगा है। अब तुमने डिफिनीशन में क्या लिखा, बड़ा ध्यान से पढ़ो कि प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिखा है ना, यानी गैस का प्रेशर। लेकिन ये जो प्रेशर लगाया है तो गैस का प्रेशर नहीं था, ये तो हमारा प्रेशर था, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या चीज़ है, अब इसको समझ लो। जैसे मान लो इस पे हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटने की वजह से क्या हुआ होगा कि मान लो ये पिस्टन अगर नीचे आ जाए, यानी कि कुछ यहाँ पर मान लो पिस्टन आ गया, ठीक, पिस्टन कहाँ पर आ गया, यहाँ से खिसक करके यहाँ तक आ गया, अब यहाँ पर आ गया पिस्टन ना, और गैस तो उतनी है, तो गैस के मॉलिक्यूल अब पास पास आ गए होंगे कि नहीं आ गए होंगे? आ गए होंगे ना। अब अगर गैस के मॉलिक्यूल पास पास आए होंगे तो धक्का मुक्की बढ़ा होगा मॉलिक्यूल के बीच में, यानी जो बड़े पहले बहुत आराम से मूव कर रहे थे और वो थोड़ा इसी से करके मूव कर रहे होंगे, तो ये यानी प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कैसे बढ़ेगा कि अब ये जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो तेज़ी से इस कंटेनर की वॉल पर टकराएंगे, एकदम तेज़ी से टकराना शुरू करेंगे ना। प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, प्रेशर होता क्या है ये बात भी समझ लेते हैं कि प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है ना प्रेशर। अब देखो जब भी ये टकराएगा तो ये किसी एरिया पे, जैसे मान लीजिए हम लोग, मान लो ये एरिया है 1 यूनिट, ठीक है ना। अब इस पे जो भी पार्टिकल टकराएगा वो कुछ फोर्स लगाएगा ना, और 1 यूनिट एरिया पे लगा रहा है, यानी वो प्रेशर ही कहलाएगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझो कि पहली वाली कंडीशन में इस एरिया पे थोड़ा कम पार्टिकल आ रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया थी ना। जैसे कि हम लोग ऐसे समझे कि मान लो यहाँ पे एक बीच में नाली है, यहाँ पे एक बीच में नाली है, ठीक है ना। अब इस नाली में गिरने की मेरी संभावना कितनी होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि अभी 2 ही लोग हैं हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नाली है कोई बात नहीं, साइड से निकल जाएंगे। लेकिन इसी रूम में अगर 100 लोग भर जाएं तो धकाधक नलिये में गिरेंगे, गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। अब वही काम यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं, ठीक है ना, और लोग बढ़े क्यों, क्योंकि हमने ये वॉल्यूम कम कर दिया तो लोग बढ़े हुए दिखने लगे। तो जब लोग बढ़े हुए दिखने लगे तो अब ये धकाधक यहाँ पे आके धक्का मार रहे होंगे, और धक्का मारने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा होगा ना, यानी कि वॉल्यूम जैसे ही हमने घटाया प्रेशर बढ़ा है। जैसे ही हमने वॉल्यूम घटाया इस पे लगने वाला, कंटेनर की वॉल पे लगने वाला जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, ठीक है ना, ठीक। तो हमने क्या किया है, हमने वॉल्यूम को घटाया तो प्रेशर बढ़ गया। अब अगर हम लोग अगर मान लो दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को घटाते हैं। प्रेशर को हम लोग कैसे घटा सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा दें। मान लो इसको वापस से अपना जो हम लोग यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाए थे उस फोर्स को मान लो हटा दें, तो ये हम लोग ऐसे ये कंटेनर ऊपर आ जाएगा, और जैसे ये कंटेनर ऊपर आ जाएगा गैस के लिए ज़्यादा जगह, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी गैस के लिए ज़्यादा जगह मिल गया। अब वो आराम से जाके टकराएगी, एक आध बार मन किया तो टकराई, नहीं मन किया उधर जाके टकरा ली, ठीक है ना। तो
ऐसे आराम से टकराएगी तो जो प्रेशर है वो घट जाएगा, यानी कि वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से जो प्रेशर है वो घट रहा है और वॉल्यूम के घटने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, यानी उल्टा रिलेशन चल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन चल रहा है। यही बॉयल्स लॉ कहता है, ठीक है ना। और ये सारी कंडीशन कब हो रही है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कब हो रही है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसलिए इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ये भी तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो लिख लो इट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। इट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। इट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन एक देख लेते हैं हम लोग फटाक से। बन गया है मैथमेटिकल इक्वेशन, कुछ है नहीं, ठीक है ना। ये देखो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। अब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहेंगे इक्वल टू लगाएंगे, यानी कि P इज इक्वल टू, तो एक कांस्टेंट हम लोगों को लगाना पड़ेगा। मान लो हमने कांस्टेंट लगा दिया K 1/V, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये K क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड कर सकता है, कौन सी गैस हमने ली है उस पर डिपेंड कर सकता है, और ये प्रेशर और वॉल्यूम जिस पे डिपेंड करेगा उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ठीक, अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक। और इसकी कोई फिक्स्ड ऐसा यहाँ पर वैल्यू हमारी बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है। तुमको नहीं दिया जाएगा ऐसा कोई फिक्स्ड वैल्यू, सबके लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि ये K तो कांस्टेंट है। K क्या है? कांस्टेंट है। K हमने क्या लिखा है? ये कांस्टेंट है। अब अगर V को हम लोग इस साइड ले जाए तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू K, लिख सकते हैं ना। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो PV इज इक्वल टू K, और K है क्या? कांस्टेंट। यानी कि हम लोग इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं आप। मान लो कि ये हम लोग के पास एक गैस है, यहाँ पर फिगर बना हुआ है। ये हम लोग के पास एक गैस है। हमने इस गैस का कोई वॉल्यूम लिया है, हमने इस गैस का कोई एक वॉल्यूम ले लिया है V1। कितना लिया है? V1। और इस V1 के टाइम पे इस गैस के द्वारा कुछ प्रेशर लगाया जा रहा होगा। हम लोग मान लिए वो प्रेशर कितना है? P1। कितना है? P1, ठीक। प्रेशर कितना लगा रही है गैस? P1 लगा रही है। P1 का प्रेशर लगा रही है कंटेनर की वॉल पे। और उस समय कितने वॉल्यूम की बात हम लोग कर रहे हैं? V1, यानी V1 वॉल्यूम पे वो गैस P1 का प्रेशर लगा रही है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि P1 V1 इज इक्वल टू K। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। इज इक्वल टू K की जगह हम K1 लिख दे रहे हैं, पहली कंडीशन है K1 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। अब मान लो हम लोग क्या करते हैं, इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन इसका करते हैं। क्या करते हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर रख के चल रहे हैं। एक्सपेंशन यानी इसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, ठीक। एक्सपेंशन करते हैं। अगर इसके वॉल्यूम को बढ़ा दें तो जैसे इसके वॉल्यूम को मान लो इसको उठा करके ऊपर तक करते हैं, यहाँ फिगर बना रहा हूँ। मान लो अब इसका हमने एक्सपेंशन किया और ये कुछ यहाँ आ गया, ठीक। ये कुछ यहाँ आ गया मान लो, ठीक है ना। अब इसका वॉल्यूम मान लो इस कंडीशन में कितना है? V2। इसका वॉल्यूम कितना है? V2। तो जाहिर सी बात है अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है यानी वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर भी कुछ घटा होगा, यानी प्रेशर भी चेंज हुआ होगा। इसका प्रेशर हम लोग मान लिए P2। क्या मान लिए? P2। इस केस के लिए क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि P2 V2 इज इक्वल टू क्या लिखे? अच्छा, K2, ठीक है ना। ये जो K2 लिखे हैं क्या वो K1 के बराबर नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अमाउंट गैस का सेम था ना। अमाउंट गैस का सेम था, अमाउंट गैस का सेम था। तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते, इसको K2 न लिख करके हम लोग K1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि वही ना गैस है। हमने बताया कि K किस पे डिपेंड करेगा, कौन सी गैस ली गई है, तो गैस तो वही ली गई है। बढ़ाया क्या गया? सिर्फ वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया, यानी इसको एक्सपेंड किया गया। तो यानी P2 V2 भी किसके बराबर होगा? K के। और P1 V1 भी K के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें निकल करके आएगा। कहाँ लिख दें? कुछ मिटा दें, ठीक है। तो P1 V1 जो था वो भी K के बराबर था, P2 V2 जो है वो भी K के बराबर है। अगर तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ऐसा नहीं लिख सकते क्या? और ये दोनों किसके बराबर होंगे? कांस्टेंट, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो ये एक इक्वेशन हमारे सामने निकल के आई, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी, ठीक। अब दूसरी बात एक और समझ लेते हैं कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, यानी प्रेशर वाले को एक साइड ले आते हैं, वॉल्यूम वाले को एक साइड ले जाते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2, V2 अपॉन V1। ये दोनों इक्वेशन लिख लीजिए एकदम खटाक से, ठीक है। वीडियो देखने वाले स्क्रीनशॉट चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, लिखने का मन हो तो लिख लें, और इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ जब भी बनाओगे, ठीक है, अगर एग्जाम में कभी आया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाने के लिए, तो याद रखना प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसा होगा। अगर मान लो इस साइड पे प्रेशर दिखाया गया है और इस साइड पे वॉल्यूम दिखाया गया है, तो जो ग्राफ होगा वो हमेशा इस टाइप से होगा, ठीक है। दोनों चीज़ें कभी दोनों, ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है, ये कभी भी इसको ओरिजिन को टच नहीं करेगी, ठीक ना, हम पैरेलल हो जाता है ओरिजिन के। तो इसको हमेशा याद रखना कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा आता है। और तुमको ये बात बता देना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सबका ग्राफ ऐसा ही आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की जितने भी होते हैं, ठीक। तो यही ग्राफ आता है। अब जो थोड़ा बहुत है वो बाद में समझा देंगे, ठीक। इसका ग्राफ का अलग से कभी क्लास लेकर के बताया, उससे ग्राफ इसमें मैथ वालों को ज़्यादा अच्छा से आता है, उसमें पैराबोला और क्या क्या उन लोगों को हाइपरबोला पढ़ाया जाता है। हम लोग चूँकि बायो वाले हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से तेज हूँ केमिस्ट्री में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन लिख लो, NCERT का क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व करके तब आगे बढ़ते हैं। लिखो, अ बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक। फिर आगे लिखो, इट विल बर्स्ट, मतलब फूट जाएगा, गुब्बारा है तो फूटेगा ही। इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर exceeds 0.2 बार, 0.2 बार, तो के ऊपर बार है, लिखना है। नहीं, बार तो हम लोगों के ऊपर होता है। 0.2 बार प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की यूनिट होती है ना, बार में प्रेशर को मेज़र करते हैं, और ATM में भी मेज़र करते हैं, पास्कल में भी मेज़र करते हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी मेजर करते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोला जाता है। तो अच्छा, क्या लिखे, हाँ 0.2 बार। फिर उसके आगे लिखो, इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाई, if at 1 bar pressure the gas occupy 2.27 liter volume, 2.27 liter volume, up to what volume the balloon can be expanded, बहुत एकदम सस्ता क्वेश्चन है, 2 रुपए का, इस पे हम पैसा नहीं देंगे। अभी कहाँ 10 रुपया हुआ ही नहीं है, 8 ही रुपये है। अभी तुमको 2 रुपये जीतने हैं अगर एक चॉकलेट खाना है तो। देते ही नहीं है क्वेश्चन, एक चॉकलेट भी बाकी है, चॉकलेट प्रॉब्लम दिए थे। अरे वो तो ऐसे मजाक कर रहे थे, उसको थोड़ी चॉकलेट प्रॉब्लम था। क्यों नहीं, उसको ऐसे सीरियस थोड़ी लिया जाता है ये सब। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, P इस वाले फॉर्मूले पे लग जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। P1 तुमको पता है, ठीक है ना, कि कितने प्रेशर पे कितना वॉल्यूम, P1 V1 दोनों पता है कि कितने प्रेशर पे कितना वॉल्यूम, कितने प्रेशर पे गुब्बारा फूट जाता है वो भी तुमको पता है, और वॉल्यूम पता लगाना है। क्या 4 पॉइंट, क्या है ये, लीटर है? गलत जवाब। इसको चॉकलेट वाला कर देना चाहिए था क्या, इतना भी सिंपल नहीं लगा पाए। देखो P1 इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 0.2 बार, और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2.27,
कहाँ सेकंड वाले पे है? इतने पर ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, यही बात तो लिखा गया है, इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो जब ये फूटता है उस टाइम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया रहा होगा, ठीक। तो P2 कितना दिया हुआ है, कितने फूटेगा, मतलब उससे ज़्यादा होने फूटेगा, उतने पे नहीं फूटेगा। 1 मिनट रुकना, तो क्या दिया हुआ है, 1 मिनट थोड़ा देख लें। अच्छा ये 1 बार प्रेशर पे है, सॉरी 0.2 नहीं, ये 1 बार प्रेशर पे है, ये 1 बार प्रेशर पे, हाँ 1 बार प्रेशर पे इतना है। तो P2 कितना है 0.2 और V2 तुम्हें फाइंड करना है, अब कर लो। ये भी नहीं कर पाया क्या? हाँ बहुत सही आ गया। इतना भी नहीं कर पाया तो क्या, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, बस हो गया। इतना ही करने की ज़रूरत थी। हम तो दशमलव के बाद एक ही अंक तक ले जाते हैं जल्दीबाजी में। वो जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है ना और एक ही जैसा एकदम सेम आ जाता है ऑप्शन, तब मान लो 2 अंक तक करना पड़ता है, वरना मेरा 1 अंक में काम चल जाता है। अगर स्कूल में जब पढ़ते थे तब तो हम कभी 1 अंक से ज़्यादा किए ही नहीं, क्योंकि आंसरवाद जो लिखना रहता था वो अप्रॉक्स में लिखना है, तो अप्रॉक्स हम भी लिख देंगे। जैसा भी होता है हम ऐसे ही लिखते थे, हमारा ऐसे आर्ट बहुत बढ़िया था ना, इस वजह से हम ऐसा ही लिखते थे। हम डांसर भी थे, तो ये सब डांस में होता है ना, थोड़ा सा वेव इधर से लाओ इधर से निकालो, तो प्रैक्टिस था अपना। तो अब हेडिंग डालो चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ में हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। देखो चार्ल्स लॉ भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो किसके बीच का रिलेशन देखना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का। तो 3 चीज़ें याद रखना कि हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे, PV और T, ठीक। PV और T यानी इन्हीं सब के बीच का रिलेशन हमको देखना है। आ रहा होगा इसमें बहुत तेज, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन्हीं सब के बीच का रिलेशन देखना है, जिसमें से हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन अभी अभी देख लिए। अब क्या क्या देखेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन, ठीक है ना। तो जब प्रेशर वॉल्यूम का देखे थे तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का देख रहे हैं तो क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। यानी कि चार्ल्स लॉ जो है वो किस पे काम करता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अब देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट था तो हम लोग उसको बोले थे आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो लिखो कि चार्ल्स लॉ स्टेट दैट Charles law state that at a constant pressure the volume of fixed mass of gas is directly proportional to its temperature। अब देखना कि जो एनसीईआरटी में लिखा होगा ना वहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात किया गया होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, केल्विन स्केल जानते हो ना, 9th क्लास में भी पढ़े होगे, उसी को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट जीरो भी एक बात कही गई होगी, यानी कि जो गैस है वो जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, ठीक है ना। अब ध्यान से समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा कि हम लोग क्या बोले हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, प्रेशर, तो जो वॉल्यूम होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है, चार्ल्स लॉ हमें यही बताता है कि जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का, किसी भी एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर। लेकिन ये टेम्परेचर कैसा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लिया गया, किसमें, केल्विन में लिया गया, ठीक है ना। यानी कि अब इस बात से हम लोगों को ये समझ में आया कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, और अगर टेम्परेचर को घटा देंगे तो वॉल्यूम भी घट जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो हम लोग टेम्परेचर को एकदम घटाते जाएं तो वॉल्यूम भी घटते जाएगा। एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब टेम्परेचर अगर जीरो हो जाए तो वॉल्यूम भी जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो टेम्परेचर क्या, जीरो केल्विन, जीरो
केल्विन, यानी कि टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए तो 0 केल्विन को अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना। यानी कि इतना लोवेस्ट टेम्परेचर पे हम लोग पहुंच जाए। तो ये देख रहे हो बहुत ज़्यादा ठंडा है। हमारे फ्री जो बर्फ़ होता है, जो पानी होता है, वो 0 डिग्री पे बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है ना, लेकिन ये देख रहे हो 0 से भी बहुत ज़्यादा कम है, -273 पे पहुंच जा रहा है। ठीक, तो इस टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। केल्विन की वजह से एब्सोल्यूट, और 0 केल्विन है इसलिए एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। यानी कि अगर ये टेम्परेचर जो है 0 पे पहुंच जाए तो वॉल्यूम भी 0 पे पहुंच जाएगा। और ये 0 पे किस पे? 0 केल्विन पे, ठीक है ना। यानी टेम्परेचर अगर 0 केल्विन पे पहुंच जाए तो वॉल्यूम भी 0 पहुंच जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक ऐसी ही बात है, ऐसा पहुंचाना बहुत टिपिकल काम है, ठीक है ना। -273 भी हम लोग शुरुआत में इसी की बात किए थे, जो याद होगा बोल रहा था मैं कि बहुत लोवेस्ट टेम्परेचर पे गैस के पार्टिकल को ठंडा कर दिया जाए, बोर आइंस्टीन वाला, बोर आइंस्टीन कंडेंसेट, तो वो यही की बात थी, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहुँच पाना बड़ा टिपिकल काम है, बहुत कठिन काम है हम लोगों के लिए, तो इसलिए बस ये पढ़ा दिया जाता है। ऐसा कोई 0 पे वो पहुँचने वाला है नहीं, ठीक है ना, बहुत कठिन है, 0 पे वो पहुँच नहीं पाएगा। तो एक पॉइंट और लिख लो कि दिस प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, ओके नहीं है ये 0 है। हम कंप्यूटर नहीं है ना, इसे वाला 0 बनाया। देखो ये कैसा बन गया। ठीक, ठीक, और ये ओके ही लगेगा वो, ये ओके लेकिन नहीं है, लग रहा है वो भले से, लेकिन वो ओके नहीं है। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री केल्विन। अच्छा, डिग्री के बाद सेल्सियस ही बोलने का मन करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये डिग्री केल्विन, 0 केल्विन, वैसे मतलब जो भी अपने हिसाब से बोल लो, हमको बड़ा दिक्कत होता है ये सब बोलने में, ठीक ना। ये बात इतनी समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देख लें, जैसे उसका देखे थे। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ देखना नहीं है, बस ये समझ लेना है, इसका अगर इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इस साइड रखेंगे, टेम्परेचर को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा, V1/T1 इज इक्वल टू क्या होगा? T2। हाँ, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है ना। उसी गैस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कर देते हैं, बस वही चीज़ है, जैसे हमने वो वाला लिया था सेम वही चीज़ हम लोग लेके चलेंगे। यानी कि हम लोग अभी समझा देते हैं इसको कैसे। मान लो हम लोग कोई गैस लेते हैं, ठीक है, उसका एक फिक्स्ड मास लेते हैं, ठीक है, उसके वॉल्यूम उसके टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ये हमने एक गैस लिया, ठीक है, इसके टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ा दिए, किसको बढ़ा दिए? इसका इस समय टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है। अगर हम लोग इसके टेम्परेचर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को बढ़ा के कहाँ तक ले जाएं? T2 तक ले जाएं, तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम कहाँ पहुँच जाएगा? V2 तक। वॉल्यूम कहाँ पहुँच जाएगा? V2 तक। लेकिन सेम ही ना गैस है, गैस का हम लोग मास इक्वल रखे हैं, कुछ भी बदले नहीं है, सब कुछ सेम चल रहा है, बस हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है जिसकी वजह से वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो ऐसे केस में क्या होगा? जो V1 था वो बढ़ करके कितना हो गया होगा? V2 हो गया होगा, और जो T1 था वो बढ़ के कितना हो गया होगा? T2, ठीक है ना। लेकिन दोनों इक्वल, दोनों बराबर किसके होंगे? कांस्टेंट के। दोनों किसके बराबर होंगे? कांस्टेंट के, ठीक है ना। तो यहीं से ये रिलेशन निकल के आता है कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये भी न्यूमेरिकल के लिए एक सस्ता सा सवाल है, तो लिख लो एक सवाल, लिखो कि हाँ, ऑन ए शिप, लेकिन तुम गलती किए थे पिछली बार। ऑन अ शिप सेलिंग इन Pacific Ocean, where temperature is 23.4 डिग्री सेल्सियस, 23.4 डिग्री सेल्सियस। हाँ, सेल्सियस। इसका कॉमा देके लिखना, अ बलून इज फिल्ड विथ 2 लीटर एयर। A balloon is filled with 2 liter air. What will be the
what will be the volume of balloon, what will be the volume of balloon, हाँ वही बैलून, हम लोग बैलून भी बोलेंगे तो देहाती वाला फीलिंग आएगा ही वो। What will be the volume of balloon when the ship reaches Indian Ocean? Oh my God! When the ship reaches Indian Ocean, where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस, where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, धड़ाक से एकदम कर लो। आप तो केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये इन सबको भी थोड़ा टाइम दिया जाए करने का, ठीक है। तो वो वाला लग गया ना, न्यूमेरिकल लग गया होगा, बहुत सिंपल, मतलब बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, लग जाएगा वो उसी वाले फॉर्मूले पे लगेगा जो हम लोग अभी पढ़े, ठीक है ना। V1/T1 = V2/T2, उस पर बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। तो हम लोग आगे चलते हैं और बढ़ते हैं गे-लुसैक्स लॉ की तरफ। ये जैसे इसके पहले वाला लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन दिखा रहा था, उसके पहले वाला यानी सबसे पहले वाला लॉ जो था वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप दिखा रहा था। ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप दिखाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला था ना कि P, V और T के बीच का रिलेशन पढ़ना है। अभी इसके आगे हम लोगों को ये भी पढ़ना है, N यानी नंबर ऑफ मोल, इसका भी रिलेशन एक्चुअली पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई दो चीज़ों का रिलेशन देख रहे हैं तो बाकी की दो चीज़ें कांस्टेंट रह रही हैं, ठीक है ना। इसको भी ले लेते हैं, अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो बाकी दो चीज़ें कांस्टेंट चल रही हैं, ठीक है। तो अब देखो गे-लुसैक लॉ में हमने क्या देखा, किसका किसका रिलेशन बताया जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर का। किसका, प्रेशर और टेम्परेचर का, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक, CHORIC, ठीक, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ध्यान से समझते हैं गे-लुसैक लॉ क्या कहता है, लिख लो। इट स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम the pressure of fixed amount of gas, is directly proportional to its volume. सॉरी, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है यार, टेम्परेचर लिखना है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, मतलब कुछ भी लिखवा दे सब लिख लेते हो क्या, इतना सीधा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर जो है, गैस का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर की। ये बात कब की हो रही है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है और अमाउंट फिक्स है, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग एक रिलेशन अगर निकालना चाहें तो यहाँ से भी सेम उसी टाइप का रिलेशन आएगा ना, P/T = कांस्टेंट। ऐसा नहीं आएगा क्या, आ सकता है, क्या आएगा ही, P/T = कांस्टेंट आ जाएगा ना, P1/T1। अच्छा, फिर हाँ बस हो गया, सिंपल, बस इतना ही है ये गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है ना। अब यहाँ से ये ख़त्म होता है, एक और बचा हुआ है ये अवोगाद्रो लॉ, वो हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। अवोगाद्रो लॉ पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, अवोगाद्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, न्यूमेरिकल, और फिर आगे देखेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने वाले वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।